आदरणीय प्रेसिडेंट सहगल साहब, बांगे जी, राधा मैडम, प्रिंसिपल मैम, ट्रस्टी मैम, अध्यापक है, इन होनहार बच्चों के पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ और 77वें वर्ष में प्रवेश करने का मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे ये अत्यंत खुशी है कि इस अवसर पर मैं आप सबके साथ जो आज़ादी का ये दिन है, ये हमारे लिए किसी भी त्योहार या पर्व से कम नहीं, लेकिन हमें ये यहाँ याद रखना होगा कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही एक का एक नहीं मिली थी। इसने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दशकों के त्याग, बलिदान और संघर्ष के उपरांत ही हमें ये आज़ादी मिली। हमें कुछ ही स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद है, परंतु सैकड़ों ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। उन सभी को मैं नमन करता हूँ। हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी बदौलत ही हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। आज़ादी का महत्व तभी समझ आता है अगर हमें स्वाधीनता के बारे में पता हो। यूँ तो जो संघर्ष है आज़ादी का बहुत समय पहले शुरू हो गया था, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में जो संघर्ष है ये 1857 में हुआ, जहाँ एकजुटता और एकता के साथ जो है संघर्ष किया गया और उसी ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिलाया। आज़ादी के इस संघर्ष में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना ये संघर्ष संभव नहीं था। अठारह के बाद जब भारत की धरती पर नव जागरण की जमीन तैयार की जा रही थी, बहुत से परिवर्तन हुए और उसके साथ साथ उन परिवर्तनों ने बहुत सारे सुधार आंदोलनों को भी जन्म दिया। उसी सुधार आंदोलनों की बदौलत जो नारी है वो अपने चूल्हे चौके की दुनिया से बाहर नए आकाश में विस्तार पाएगी। वो ये समय था जब रूढ़िवादी विचार थे, रूढ़िवादी बंधन थे। इन सुधार आंदोलनों की वजह से वो बंधन ढीले पड़े और इतिहास इस बात की गवाह है कि रूढ़िवादी समाज में वो पहला समय था कि जब इतने बड़े नंबर में महिलाएं जो हैं सड़क पर उतरी। अगर हम कुछ एक नाम लें, लक्ष्मीबाई, जिनको अभी आपने 3-4 अलग अलग रूपों में देखा, सरोजिनी नायडू, फूले मैडम,
बीकाजी कामा मैडम, विजयलक्ष्मी पांडे, और इनके अलावा भी ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन महिलाओं ने अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र जो है इस संघर्ष की अग्नि में निछावर कर दी। उन सभी महिलाओं को भी मैं नमन करता हूँ और हम सब उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी बदौलत हमें भी आज़ादी मिली। आज हम आज़ादी का जो अमृत काल महोत्सव मना रहे हैं, उसमें जैसे भारत सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है और हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है, वो उसका पर्पज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, जो हमने जिन बलिदानों की बदौलत हमने आज़ादी पाई, उसको याद रखें। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन सिद्धांतों पर चलकर, जिन मूल्यों पर चलकर हमें आज़ादी दिलवाई, हम उन मूल्यों पे चले, उन सिद्धांतों को हम अपनाएं। तो बच्चों के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब जब आपको मौका मिले, उन स्वतंत्रता सेनानियों के जीने के बारे में जाने और देखें कि उन्होंने कौन से ऐसे सिद्धांत अपनाए थे कि जिस पर चलते हुए उन्होंने अंग्रेज शासन को मजबूर कर दिया कि वो भारत छोड़कर जाएं और हमें जो है आज़ाद करें। तो सबसे पहले उसमें एकता और एकजुटता की बात कर सकते हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो पहले जो छोटे छोटे संघर्ष हुए 1857 से पहले, वो क्यों कामयाब नहीं हुए? क्योंकि हर एक जो ग्रुप था, छोटा ग्रुप का हर एक आदमी अपने अपने लेवल पर जो है वो संघर्ष कर रहा था। कोई भी यूनाइटेड या ऑर्गेनाइज संघर्ष नहीं था। तो इसीलिए हर एक संघर्ष को दबा दिया गया। लेकिन जब ये सब जात पात भूलकर, कौम भूलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जब इकट्ठे हुए, तब जब ये आंदोलन ने तूल पकड़ा, तब जो हर एक के मन में आज़ादी पाने की ज्वाला जली, तब ये संभव हो पाया। हमारी समस्या ये है कि हम सिर्फ विपरीत परिस्थिति में एकता की बात करते हैं। जो नॉर्मल परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हमारे अपने झगड़े ही खत्म नहीं होते। तो बच्चों, आज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एकता और एकजुटता से चलेंगे तो विपरीत परिस्थिति आएगी नहीं। दूसरा, जब हम बात करते हैं नारी सम्मान की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं बच्चियों के अगेंस्ट या नारी के प्रति, उसका एक कारण ये है कि उनके प्रति सम्मान का अभाव। तो वो जो सम्मान का अभाव है वो हमें आप लोगों से इस बचपन से, इस किंडरगार्टन से ही जो है वो शुरू करना है। यहाँ पर मैं अध्यापकों को ये कहना चाहूँगा कि दिन का जो ज़्यादा समय है वो बच्चे आप लोगों के साथ गुजारते हैं। पेरेंट्स के पास जो है बहुत कम समय के लिए होते हैं। यहाँ पर उनको या तो होमवर्क करने के लिए कुछ बोला जाएगा या फिर वो खाना पीना, सोना या खेलना चलता है उसका। तो स्कूल में कुछ ना कुछ हम ऐसे विचार उनको दें कि जो उनकी सहपाठी हैं उनके प्रति उनका जो है सम्मान। इक्वलिटी की बात हम अगर 76 वर्ष बाद भी हम ये बोले इक्वलिटी नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि इसकी लानत हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। क्योंकि हम ये ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं कर पाए जिसमें नारी का सम्मान है। अभी आज ये बच्चों के फंक्शन में भी देखा था, तो छोटी बच्चियाँ मतलब वो जैसे वो गुड़िया छोटी होती है परफॉर्म करती, कभी कभी तो मुझे वो जो एक वो होते थे पटोला गुड़ियों का खेल जिसपे वो उस तरह से वो परफॉर्म कर रही थी और भंगड़ा और बच्चों को और ये परफॉर्मेंस देखते हुए
तो यहाँ स्कूल तक तो या कॉलेज तक तो मुझे कहीं भी ऐसी कमी नहीं दिखी कि परफॉर्मेंस में लड़कियां जो हैं वो बेहतर ही हैं लड़कों से। लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है, ऐसा क्या होता है, हम उनको कहाँ बांध देते हैं, कहाँ से वो निकल नहीं पाती। तो बच्चों, आप जो है यहाँ पर जब आप इनके साथ पढ़ते हैं तो आपकी सहपाठियाँ जो बच्चियाँ हैं, इनको जो सिक्योर एनवायरनमेंट है वो आपको देना है। अगर आप वो सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे तभी ये इक्वलिटी आगे जाके चलेगी। अगर अभी से आप सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं देंगे, अलग अलग बैठे रहेंगे। एक बहुत सिंपल थिंग है, जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये जो अत्याचार या जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं ये उनके पहरावे से होते हैं, उनके फलां से होते हैं। तो मुझे तो कभी इसका समझ नहीं आया, या उनको अलग अलग रखा जाए। बहुत से स्कूलों में इनिशियली हम भी जब पढ़ते थे स्कूलों में, तो हमारा भी कोई था, तो कहीं ना कहीं ये गैप था कि लड़कियों को अलग बिठाया जाए, लड़कों को अलग बिठाया जाए। मैं थोड़ा इसमें अलग विचारता हूँ कि अगर आप इनको मिक्स होने देंगे, इनका जो है वो डिस्टेंस कम होगा, एक दूसरे को समझेंगे, तभी इक्वलिटी आएगी। अगर हम इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे कि शाम को लड़की जो है वो घर से बाहर से जाएगी, सामान खरीदने के लिए भाई को भेजा जाएगा, तो हम क्यों ना ऐसा वातावरण बनाए कि जिसमें लड़के घर पर रहें, कि वो सिर्फ नहीं लड़कियां बाहर जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम लड़कों को घर में रखें तो भी लड़कियां सेफ रहेंगी। तो हम ये माहौल जो पैदा करें, ये स्कूल से इन बच्चों में ये भावना लाएँ, इक्वलिटी की भावना लाएँ, कि जिससे जो है हमारा जो सम्मान है, महिलाओं के प्रति जो अभाव है सम्मान का, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अभी मैं कुछ वो प्रक्रिया करके नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जैसे जैसा कुछ याद आ रहा है तो मैं बताया जा रहा हूँ। बट जितनी इच्छा मेरी बच्चों से बात करने की, उस तरह से मैं चलता जाऊँगा। अभी पढ़ाई की बात शुरू हुई तो मुझे इससे याद आया कि पढ़ने के लिए बच्चों को सहगल साहब बोल रहे थे, और जो बच्चे जिन्होंने इनाम प्राप्त किए हैं उनको बोला जाकर बताएं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मेरे फादर मुझे एक बार ये बताते थे, पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा था, थोड़ा मुश्किल है कि आप जिस भी कक्षा में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, तो जो आपको टीचर ने आज पढ़ाया है उसको आकर पढ़ लें, और जो कल पढ़ाना उसको पढ़ते रहेंगे। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो 2 बार तो आपने वो चीज़ पढ़ी। और दूसरा यह है कि जब आप पहले पढ़ लिया घर से आपने, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी शंकाएं होंगी, तो जब वो टीचर पढ़ाएगा तो आप उससे पूछ लेंगे। तो इतना करने से ही आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई को समझ लेंगे। और दूसरा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बच्चों को कुछ मैं देख रहा था, हर एक बच्चों में क्या है कि चंचलता है, वो ह्यूमन है, वो होनी ही है। लेकिन इसमें अगर आप इन चीज़ का ध्यान रखें कि ज़िंदगी के जो पहले आपके कुछ वर्ष हैं, अब जो ये 10th 11th या 9th 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल है। जो आपके ये आगे फॉर्मेशन के ईयर्स हैं, 5 साल 10 साल जो है आपके, अगर आप उनमें मेहनत करते हैं तो सारी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। अगर आप वो वर्ष जो है अपने जो फॉर्मेशन के जो 10, 12, 15 वर्ष हैं आपके, अगर वो ही एंजॉय करते हैं तो सारी ज़िंदगी मेहनत ही करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी पिछली बार अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो श्रम है उसको हमें ऊंची नज़र से देखना चाहिए और श्रमिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं 2, 3, 4 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत बड़े हैं। एक ग्रुप में मैं अच्छा सही का मतलब मेरा 89 बैच है, 89 बैच है मेरा 88 एग्जाम। तो 90 में हम एक
फैक्ट्री में गए, टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी मद्रास में। तो उसका जो फर्स्ट जनरेशन का जो मालिक था उससे मुलाकात हुई। तो उसने बताया कि वो अपने हाथ से गुब्बारे बना के बेच रहा है और अब बहुत बड़ी टायर फैक्ट्री थी। सिमिलरली एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री के बहुत बड़ा यूनिट है, ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके भी फर्स्ट जनरेशन जो ओनर था उससे मुलाकात हुई। तो उसने बताया कि वो जो अपनी बकेट होती है, बाल्टी होती है नहाने की, वो लोहे की खुद बना के बेचते थे। तो सबसे पहले इससे इम्पोर्टेंट जो है वो लेसन जो ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेहनत से आप कहीं से कहीं निकल सकते हैं। दूसरा, जो भारत की इस समय की वर्कफोर्स है सबसे यंगेस्ट वर्कफोर्स है। बाकी दुनिया में आपको जो है एवरेज एज जो मिलेगी वो 50+ वाली मिलेगी। हमारे जो एवरेज एज है वो बहुत यंग एज है और हम इतनी बड़ी वर्कफोर्स है। देखिए, आबादी जनसंख्या जो है एक समस्या तो है, लेकिन जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं वो ये भी है कि हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है जो भारत को किसी भी दिशा में जो है विकसित और संपूर्ण विकसित करने में सक्षम है। तो बच्चों, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी ये देख के दूसरा क्या कर रहा है उस पर मत जाइए। रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर बिजली जो है सभी के घरों तक आ गई है तो बिजली उतनी उसका उत्पादन भी होना चाहिए कि 24 घंटे में उसको यूज करें। तो उससे लिए होगा कि जब हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो स्विच ऑफ करके नहीं। मैं अभी जब ऊपर था तो मुझे शहरी साहब याद आया, आपने बोला था AC ऑफ कर दीजिए। आप अमीर भी हैं, आपके पास पैसा भी है, तो अगर आप ये फालतू कर सकते हैं, एक तो आपके जो बाकी साथी हैं उनको बिजली नहीं मिलेगी, उनको जो नॉर्मल उसका उपयोग है उसके लिए भी बिजली नहीं मिलेगी, और आपकी जो वेस्टेज है वो तो है ही, आप एनवायरनमेंट को भी जो है वो खराब करते हैं। तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी, और जो आदर्श जो सिद्धांत जिन पर चलकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमें स्वतंत्र दिलाई, उसमें उन सिद्धांतों में भी ये सिद्धांत है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसी सिद्धांत के चलते हुए हम ये बनाए कि हम जो है अपना उपयोग उतना ही करें, चाहे वो पानी का है चाहे वो बिजली का है, जिससे जो बाकी लोग हैं उनको ये मिले। ऐसे ही जब आप सफाई अभियान के लिए चलते हैं तो सफाई अभियान में भी ये मत देखिए कि दूसरा गिरा रहा है तो मैं वहाँ गिराऊँ, आप अपना चुपचाप उठाइए। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि वो जो आप टीवी में या पिक्चर में ऐड देखते हैं कि वो गाड़ी के पीछे जाके उसको बॉटल खाली या कचरा वापिस करते हैं, उसमें मत जाइए, अननेसेसरी किसी लड़ाई को जन्म मत दीजिए। आप अपना करते रहेंगे, दूसरे आपका देखा देखिए अपने आप करें। तो अपना काम करिए, इसको भूल जाइए कि दूसरे ने कहाँ क्या फेंका है, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। डिजिटल युग है आपका, बहुत बढ़िया देखा मैंने वो जो इंटरेक्टिव बोर्ड जो लगाया गया है जिस पे इंटरनेट ये सब है। फोन आप सबके पास है, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए, उनको उतना ही यूज करिए जितना आपके काम का है। नहीं तो मैंने देखा बच्चे जो हैं वो क्रिकेट या टेनिस भी कंप्यूटर या मोबाइल पर खेलते हैं। तो मैं आप सबको ये प्रेरित करूँगा कि आप सब लोग घर से बाहर खेलें, जो खेलना है ये कंप्यूटर उसकी लाइक उसकी गेम जो उसको मत खेलिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा जो जिस तरह से हम कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो दृष्टि है, जो आई साइट है, वो मुझे नहीं लगता 10 फीट से ज़्यादा हो पाएगी। घरों में भी आपकी घर की दीवार जो 10 फीट की होती है उतनी दूरी देखते हैं आप, गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी चलाते तो अपनी 10 मिनट देखते हैं, और ये यहाँ पे देखते हैं, तो शायद अगर आप खुले आसमान में देखें तो आपको चक्कर आए। तो इसका जो है उपयोग उतना ही हो जितना आपके लिए जरूरी है। इसको एंजॉयमेंट के लिए, बिकॉज अगर आप एंजॉयमेंट के लिए शुरू करते हैं तो मुझे लगता है आप घंटों गुजार सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो माँ बाप या कोई भी रोकेगा कि भाई अभी आपका
इतनी देर से मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अभी तो मैंने छूट लिया। अब अगर स्कूल की छोटी बात करें, बिकॉज मुझे भी लगता है गर्मी में जो है बच्चों को बहुत लंबा जो परेशान नहीं करना चाहिए। इस स्कूल में आके जो बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, ये बच्चे जो कंपेयर कर रही थी, इनको देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता ये स्कूल जो है किसके लिए चालू हुआ और कैसे चालू हुआ और कहाँ तक जा रहा। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का देख के और जो परफॉर्मेंस इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर एडमिशन के लिए हुड़ लगेगी और हम सभी जो है अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाने के लिए जो है पहले साल को बार बार सिखाना। आपके स्कूल का नाम आदर्श पब्लिक स्कूल है। मैं चाहूँगा कि इस आदर्श स्कूल के आदर्श बच्चे कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करें कि जिन पर चलने में सबको गर्व महसूस हो और आप ऊंचाइयों को बुलंदियों को छुएं। और जाने से पहले मैं एक और कहूँगा कि आप लोग जो है जो सिविल सर्विसेज हैं उनको भी कैरियर का एक ऑप्शन मान के चलिए। इसमें कोई भी किसी को भी प्रिविलेज होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके पेरेंट्स चाहे छोटा मोटा ठेला लगाते थे, रिक्शा चलाते थे, वो भी IAS ऑफिसर बने हुए हैं। तो इस आदर्श स्कूल का नाम आप रोशन करें। आप सभी को इस बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत